सर दोस्तों, जून 2023 की मंथली मैगजीन में आपका स्वागत है। और इसके जो हम 8 पिलर हैं वो निपटा चुके हैं। 8 नहीं 7 पिलर। अब हम 8वें पिलर की ओर बढ़ते हैं। और वो पिलर क्या है, ध्यान दीजिएगा। वो पिलर है हमारा संस्कृति, कल्चर। तो 8th पिलर पढ़ रहे हैं, कल्चर। सबसे पहला जो है वो है चोल प्रशासन में कल्चर। सुर्खियों में क्यों है, हाल ही में सबसे पहले ये समझना होगा। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन में सेंगोल या राजदंड को स्थापित किया है। ये सेंगोल भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तिरुवावदुतुरई अधिनम मठ के प्रयोग ने प्रदान किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है तिरुवावदुतुरई अधिनम इसने प्रदान किया था। अब ये सबसे पहले तो तिरुवावदुतुरई अधिनम क्या है, तो तिरुवावदुतुरई अधिनम इस मठ को 16वीं शताब्दी में एक शैव संत और विद्वान नम शिवाय मूर्ति ने स्थापित किया था। इस गैर ब्राह्मण मठ से तमिल और शैव दर्शन के कई उत्कृष्ट विद्वान संबंधित थे इस मठ से। ठीक है, इस मठ के प्रमुख तमिल विद्वानों और संगीतकारों मठ के प्रमुख जो थे तमिल विद्वानों और संगीतकारों के भी संरक्षक थे। प्रसिद्ध शैव संत तिरुमंत्रम के लेखक तिरुमूलर ने तिरुवावदुतुरई में एक पीपल के वृक्ष के नीचे प्रबोधन प्राप्त किया था। तिरुमूलर सिद्धर भी थे। आत्मज्ञान प्राप्त लोगों को तमिल भाषा में सिद्धर कहा जाता है। ठीक है, फिर से बता देता हूँ। तिरुवावमुतुरई अधिनम से जो है सेंगल प्राप्त किया था, राजदंड जिसे कहते हैं वर्तमान में। इस मठ को 16वीं शताब्दी में एक शैव संत और विद्वान नम शिवाय मूर्ति ने स्थापित किया था। इस गैर ब्राह्मण मठ से तमिल और शैव दर्शन के कई उत्कृष्ट विद्वान गैर ब्राह्मण मठ से जो हैं तमिल और शैव दर्शन के कई उत्कृष्ट विद्वान संबंधित थे। इस मठ के प्रमुख जो हैं नमः शिवाय मूर्ति स्थापित किया था। उस मठ के प्रमुख तमिल विद्वानों और संगीतकारों इस मठ के प्रमुख तमिल विद्वान और संगीतकारों के संरक्षक भी थे। इस मठ के जो प्रमुख थे वो तमिल विद्वानों के और संगीतकारों के संरक्षक भी थे। प्रसिद्ध शैव संत और तिरुमंत्रम के लेखक जो थे तिरुमूलर, उन्होंने तिरुवावदुतुरई में एक पीपल के वृक्ष के नीचे प्रबोधन प्राप्त किया था। ठीक है, प्रसिद्ध शैव संत और तिरुमंत्रम के लेखक जिसको तिरुमूलर कहते हैं, उन तिरुमूलर ने तिरुवावदुतुरई में एक पीपल के वृक्ष के नीचे प्रबोधन प्राप्त किया था। इसलिए ये तिरुवाव अधिनम जो है वहाँ पर बनाई गई, मठ जिसको हम कहते हैं अधिनम मतलब। और तिरुमूलर जो थे वो तिरुमंत्रम के लेखक हैं, प्रसिद्ध शैव संत भी हैं। तिरुवावमुदुरई में पीपल के वृक्ष के नीचे इनको प्रबोधन प्राप्त हुआ था। और तिरुमूलर जो है वो सिद्धर थे। सिद्धर कहते हैं तमिल भाषा में आत्मज्ञान प्राप्त लोगों को। यह मठ कावेरी नदी के दक्षिणी तट पर स्थित हैं। तो इसलिए इस सुर्खियों में आ गया है। बेहद इंपॉर्टेंट खबर है, ध्यान दीजिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को तमिलनाडु के तिरुवावदुतुरई अधिनम से आए कुछ आदिनमों यानी पुरोहितों से सेंगोल ग्रहण किया था। आदिनम कहते हैं पुरोहित को और अधिनम कहते हैं मठ को। ठीक, तो तिरुवावदुतुरई अधिनम जो हैं ये सुर्खियों में हैं। इस मठ से आए कुछ आदिनमों यानी पुरोहितों से सेंगोल ग्रहण किया था। 14 अगस्त 1947 की बात है। यह वही दक्षिण था जब अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण किया गया था। अतः इसे सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में माना जाता है। सेंगोल तमिल शब्द सेम्मई से लिया गया है जिसका अर्थ है नीति परायणता। ठीक, यह इस धारणा को दर्शाता है कि हाथ से उत्कीर्ण और शीर्ष पर विराजमान नंदी अपनी निर्भीक दृष्टि से सब देख रहे हैं। सेंगोल को धारण करने वाले व्यक्ति को न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से शासन करने का आदेश तमिल में आणई होता है। आदेश जो है उसको आणई कहते हैं तमिल में। तो ये आदेश होता है। सेंगोल का धारण करने वाले व्यक्ति को न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से शासन करने का आदेश होता है, यानी उसको आणई होता है। तमिल संस्कृति में सेंगोल का महत्वपूर्ण स्थान है। नए राजा के राज्याभिषेक के मुख्य पुरोहित द्वारा उसे सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में एक सेंगोल भेंट किया जाता है। चोल साम्राज्य में सेंगोल का कर्तव्य जो है कर्तव्य पद, सेवा पद, राष्ट्रपद का प्रतीक माना जाता है। चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पद, सेवा पद और राष्ट्रपद का प्रतीक माना जाता है। इतिहासकारों का मत है कि सत्ता हस्तांतरण को दर्शाने के लिए राजदंड सौंपना संगम युग के बाद लगभग 2000 वर्षों से प्रचलन में है। इसके अलावा पुरनानूर, इसके अलावा कुरुंतोकाई और पेरुम
पेरुम्पाना त्रुपई त्रुपदई पेरुम्पाना त्रुपुदई और कलितोगई जैसे ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। मतलब इस सेंगोल का जो है उल्लेख मिल रहा है। सत्ता हस्तांतरण की दर्शाने के लिए राजदंड सौंपना संगम युग के बाद से लगभग 2000 वर्षों से प्रचलन में है। पुरनानूर कुरुनतोकाई, इसके अलावा पेरुम्पाना त्रुपदई और कलितोगई कुरुनतोकाई, पुरनानूर और पेरुम्पाना त्रुपदई। तो इन किताबों में, इन ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है सेंगोल का। अब हम बात करते हैं उत्तर मेरूर शिलालेख के बारे में। यह शिलालेख चोल शासक परांतक प्रथम 1907 से 1955 के समय की बात है। परांतक प्रथम जो है उसके शासनकाल का ये शिलालेख है, जिसको उत्तर मेरूर शिलालेख कहते हैं। शासनकाल में जो है 1920 ईस्वी के आसपास, 1907 से 1955 के दरमियान 1920 ईस्वी के आसपास जो है उस समय का ये शिलालेख है। उत्तर मेरूर शिलालेख जो है चोलकालीन एक प्राचीन गांव है। उत्तर मेरूर शिलालेख में जो ये उत्तर मेरूर नाम है वो चोलकालीन एक प्राचीन गांव है। इसे कभी चतुर्वेदी मंगलम के नाम से भी जाना जाता था। यह तमिलनाडु में चेन्नई के निकट स्थित हैं। चोल कुदावोलाई चुनाव प्रणाली पर उत्तर मेरूर शिलालेख के अनुसार देखें तो चोल कुदावोलाई चुनाव प्रणाली पर उत्तर मेरूर शिलालेख के अनुसार प्रत्येक गांव को कुडुम्बु, वर्तमान में प्रचलित स्थान प्रशासन इकाई वार्ड के लिए ये शब्द है कुडुम्बु के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यहाँ महासभा के प्रतिनिधि चुने जाते थे। इस अभिलेख में महासभा की संरचना संगठन के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। सिंचाई के कार्यों, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए महासभा में अलग अलग समितियाँ होती थीं। कुटुम्बु वार्ड के सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या थी? अयोग्यता निर्धारित करने के लिए कुछ नियम या मापदंड तय किए गए थे। उस व्यक्ति के पास कम से कम 1/4 वेली भूमि का स्वामित्व होना चाहिए। उसका अपना निवास होना चाहिए। उसके आयु 30 वर्ष से अधिक और 70 वर्ष से कम होनी चाहिए और उसे वेदों का ज्ञान होना चाहिए। ये कुटुम्बु वार्ड के सदस्य बनने की योग्यताएं थी। अयोग्यता निर्धारित करने के मापदंड क्या थे? पिछले 3 वर्षों से समितियों के सदस्य रहे हो, ठीक। इसके अलावा जो लोग समिति के सदस्यों के रूप में लेखा प्रस्तुत करने में विफल रहे हो, ठीक। इसके अलावा जिन्होंने कोई पाप किया था, इसके अलावा जिन्होंने दूसरों की संपत्ति चुराई थी। अब चोल प्रशासन के बारे में देखें। चोल प्रशासन में राजा सबसे शक्तिशाली था। सारी सत्ता उसके हाथों में केंद्रित थी। हालांकि उसे सलाह देने के लिए मंत्रियों की एक परिषद भी थी। शीर्ष अधिकारियों को पेरुनतरम के नाम से जाना जाता था, जिसके निचले अधिकारियों को सिरुनतरम। पेरुनतरम उस शीर्ष अधिकारी और नीचे के अधिकारी सिरुनतरम। तो पेरुनतरम फिर सिरुनतरम। चोल साम्राज्य मंडलम या प्रांतों में विभाजित था। मंडलम वलनाडुओं या नाडुओं से बटे होते थे। कभी कभी शाही परिवार के सदस्य भी प्रांतीय शासक नियुक्त किए जाते थे। चोल प्रशासन ने अपने सारे साम्राज्य के गांवों में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित किया था। तो चोल साम्राज्य जो था वो मंडल यानी प्रांतों में बंटा हुआ था। मंडलम जो थे, प्रांत जो थे, वो वलनाडुओं एवं नाडुओं में बटे हुए थे। वलनाडु या नाडु, तो नाडु जो है वो गाँवों का इकाई होता था। गाँवों का मतलब एक समूह होता था। कभी कभी शाही परिवार के सदस्य भी प्रांतीय शासक नियुक्त किए जाते थे। चोल प्रशासन में अपने सारे गांवों में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित किया जाता था। बहुत से अभिलेख उत्तर मेरूर शिलालेख सहित में 2 सभाओं का उल्लेख मिलता है। इनमें से एक और दूसरी सभा या महासभा थी और एक गांव की एक आम सभा थी। महासभा ये अग्रहार कहे जाने वाले ब्राह्मण गाँवों के वयस्क सदस्यों की सभा थी। गाँवों को काफ़ी स्वायत्तता प्राप्त होती थी। गांव के मामलों को एक कार्यकारिणी समिति संभालती थी। इस समिति के सदस्य गांव के संपत्तिशाली शिक्षित व्यक्ति होते थे। चोलों ने सिंचाई की ओर भी विशेष ध्यान दिया। सिंचाई के लिए कावेरी नदी और अन्य नदियों का उपयोग किया जाता था। साथ ही इस उद्देश्य के लिए अनेक तालाब और कुएं बनवाए जाते थे। भूमि के कर के अलावा चोल शासकों के राजस्व के दूसरे स्रोत भी थे, जैसे व्यापारिक चुंगी, पेशों पर लगाए जाने वाले कर इत्यादि। चोल राजाओं ने कुछ समृद्ध भू सामंतों को मुवेंदवेलन 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला एक जो होता है उसको वेलन कहते हैं या किसान कहते हैं। 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला एक वेलन या किसान जो होता है उसको मुवेंदलन कहते थे। इसके अलावा अरैयार प्रदान होता है उसको जैसे उपाधियाँ प्राप्त की जाती थी।
ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त होता था। चोलों के पास कुछ कुशल थल सेना और नौसेना थी। चोल सेना में हाथी, घुड़सवार और पैदल सैनिक शामिल होते थे। राज प्रथम के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में अपने अभियानों के लिए एक नौसेना विकसित की थी। निष्कर्ष: चोल भारत के दक्षिण क्षेत्रों में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक हैं। इस काल की एक नई संस्कृति की शुरुआत हुई। इस कला का अभूतपूर्व विकास हुआ। चोल उनका शासनकाल मध्यकालीन इतिहास के उल्लेखनीय काल था। इस काल में सभ्यता और उसके उद्देश्यों के विस्तार के साथ साथ बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक उन्नति भी देखने को मिली थी। यह न केवल तीव्र प्रगति के दौर का प्रतीक था, बल्कि एक ऐसा शानदार इतिहास था जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अब हम चोल साम्राज्यों में भूमियों के अलग अलग श्रेणियों की बात करें तो एक है वेल्लन वगाई, गैर ब्राह्मण किसान की भूमि। ब्रह्मदेय, ब्राह्मणों को उपहार दी गई भूमि। शाला भोग, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। देवदान या तिरुनमटक्कनी यानी तिरुनमटक्कनी, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। इसके अलावा पल्लिचंदम जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि। तो पल्लिचंदम जो हैं वो जैन संस्थाओं को दी गई भूमि और देवदान, और तिरुनमटक्कनी मंदिरों को उपहार दी गई भूमि। शाला भोग, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को उपहार दी गई भूमि। वेल्लन वगाई जो हैं गैर ब्राह्मणों किसान स्वामी की भूमि। ये सब यहाँ पर बात की गई हैं। और क्या है, और दूसरी महासभा या महासभा क्या होती हैं हमने समझा। और एक गांव की आम सभा होती थी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें अभी हमने समझी हैं। अगले पॉइंट की ओर बढ़े तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं वो सुर्खियों में हैं। हाल ही में सुर्खियों में क्यों, इसको समझना पड़ेगा हमें। शिवाजी महाराज सुर्खियों में क्यों है, ध्यान दीजिएगा। सुर्खियों में इसलिए हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के समारोह का आयोजन किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज जो है 1627 से 1680 के दरमियान शासक थे। इनका जन्म, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म जो है 19 फरवरी 1630 को पुणे जिले में जुन्नर के पास शिवनेरी किले में हुआ था। माता जीजाबाई, पिता शहाजी राजे भोसले। शिवाजी महाराज के जन्म के समय महाराष्ट्र का अधिकांश क्षेत्र अहमदनगर के निजाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह के नियंत्रण में था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने देशमुख नामक शक्तिशाली योद्धा परिवारों उसके समर्थन से एक स्थायी राज्य की स्थापना की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा राज्य की मुख्य शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों के परिवार के हाथों में केंद्रित हो गई। ये ब्राह्मण छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते थे। स्वराज्य की बात करें उससे पहले मैं आपको राज्याभिषेक के बारे में बता देता हूँ। इनका राज्याभिषेक जो है 6 जून 1674 को रायगढ़ जिले में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और उसके बाद वे स्वराज के छत्रपति बन गए। संप्रभुता के प्रतीक के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने राज्याभिषेक की तारीख से एक नए युग की शुरुआत की जिसे राज्याभिषेक शक के नाम से जाना जाता है। राज्याभिषेक के अवसर पर विशेष सिक्के डाले गए थे। सोने के सिक्कों को ओन और तांबे के सिक्कों को शिवराय कहा जाता था। इन सब पर राजा शिव छत्रपति की छवि अंकित की गई थी। यह रायगढ़ फोर्ट जो रायगढ़ पहाड़ी पर बना हुआ किला है, ये सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का या पश्चिम घाट में स्थित है। ठीक है। आरंभिक यूरोपीय लोगों ने इसे पूर्व का जिब्राल्टर की संज्ञा दी है। पूर्व का जिब्राल्टर यूरोपियन लोगों ने इसे कहा है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला जिसको पश्चिम घाट कहते हैं उस पर ये बना हुआ है। रायगढ़ पहाड़ी पर ये किला बना हुआ है, इसलिए रायगढ़ पर्वत इसको हम कहते हैं, रायगढ़ किला कहते हैं। आरंभिक यूरोपीय लोगों ने इसे पूर्व का जिब्राल्टर की संज्ञा दी है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1656 में चंद्रराव मौर्य के साथ युद्ध में ये किला जीता था। चंद्रराव मौर्य पश्चिम घाट या सह्याद्री के एक भाग पर शासन करने वाला एक सामंती शासक था। किले के विशाल आकार, खड़ी ढलानों और मुख्य भूमि और समुद्र से सुगम संपर्क के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1662 में इस किले को अपनी राजधानी बनाने का फैसला किया। किले की महत्वपूर्ण संरचना महादरवाज़ा, हिरकानी बुरुज,
राजा का दरबार, ये सब शामिल हैं। महादरवाज़ा यानी विशाल द्वार और हिरकानी बुरुज यानी हिरकणी गढ़ और राजा का दरबार, ये किले की जो महत्वपूर्ण संरचनाओं में शामिल हैं। किले के एक कृत्रिम झील में किले से एक कृत्रिम झील भी दिखाई देती हैं। इस झील को गंगा सागर झील के नाम से जाना जाता है। रायगढ़ जिले के अन्य प्रसिद्ध किले कोलाबा दुर्ग है, सुधागढ़ किला है, इसके अलावा मुरुज, जंजीरा आदि किले प्रसिद्ध हैं। अब हम बात करें, अगर देखिए स्वराज्य की स्थापना की, छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना कार्य जो पुणे कार्य क्षेत्र में किया था। इस क्षेत्र में पहाड़ियाँ और घाटियाँ थी जहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाना आना आसान नहीं था। इस क्षेत्र के निवासियों को मावल कहा जाता था। स्वराज की स्थापना में शिवाजी महाराज का उद्देश्य उनकी आधिकारिक मुहर या मुद्रा में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। इसमें स्वराज के उद्देश्य के बारे में कहा गया कि शिवाजी का साम्राज्य हमेशा लोगों के कल्याण के लिए तत्पर रहेगा। उन्होंने निवासियों को मावल कहा जाता, तो मावल क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए स्वराज्य की स्थापना का उद्देश्य पूर्ण किया। उन्होंने मुरुम्बदेव राजगढ़ में, इसके अलावा तोरण, इसके अलावा कोंढाणा भी कहते हैं इसको, इसके अलावा पुरंदर के किलों को अपने अधिकार में लिया और स्वराज्य की नींव रखी। स्वराज जो है वर्तमान में महाराष्ट्र के नासिक, पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़ और ठाणे जिलों के बड़े ज़िले इसमें शामिल थे। साथ ही इसमें कर्नाटक के बेलगाम, कारवार, धारवाड़ जिले के कुछ हिस्से, तमिलनाडु के जिंजी, वेल्लोर आसपास के क्षेत्र शामिल थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक संरचना की बात करें अगर, तो राजा का स्थान में शीर्ष पर था। शिवाजी को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी। इस मंत्रिपरिषद में 8 मंत्री शामिल थे, अष्टप्रधान जिसे कहा जाता था। इसमें एक तो पेशवा यानी प्रधानमंत्री, इसके अलावा मजूमदार यानी लेखाकार, इसके अलावा वाकयानवीस यानी गुप्तचर विभाग। 8 मंत्रियों में पेशवा प्रधानमंत्री, मजूमदार लेखाकार, इसके अलावा वाकयानवीस यानी गुप्तचर विभाग, डाक और घरेलू मामले, इसके अलावा दबीर या सुमंत भी कहते हैं इसको, तो विदेश मंत्री, इसके अलावा सेनापति, न्यायाधीश, पंडित राव यानी धर्मार्थ अनुदानों के प्रभारी, इसके अलावा सचिव। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने नियमित सैनिकों को नकद वेतन दिए जाने को प्राथमिकता दी थी। हालांकि कभी कभी सेना प्रमुखों को राजस्व अनुदान, सरंजाम भी दिया जाता था। मिरासदारों पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। मिरासदार ऐसे लोग होते थे जिनके पास भूमि के वंशानुगत अधिकार थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पड़ोसी मुगल क्षेत्रों का एक प्रकार का कर लगाकर अपनी आय में वृद्धि की थी। इस कर को चौथ यानी भू राजस्व का 1/4 हिस्सा कहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का सैन्य संगठन। छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुरिल्ला पहाड़ी युद्ध में प्रशिक्षित छोटी घुड़सवार सेना और पैदल सैन्य टुकड़ी बनाए रखा था। मावली और हेतकरी उनके सबसे उत्कृष्ट सैनिक थे। मावली पहाड़ी लोग होते थे उनके, और अलावा हेतकरी। मराठा नौसेना का गठन। उन्होंने निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नौसेना के गठन पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। सिद्धियों की लूटपाट से अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए, समुद्री व्यापार और सीमा शुल्क से प्राप्त राजस्व आय को सुरक्षित करने और उनमें वृद्धि करने के लिए, व्यापारी जहाज़ों और बंदरगाहों की रक्षा करने के लिए। इसके अलावा नौसेना के जहाज़ी बेड़े में विविध प्रकार के 400 जहाज़ शामिल थे। इनमें गुरब, गलबट और पाल जैसे युद्धपोत भी शामिल थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की सैन्य संगठन योजना में दुर्गों को भी प्राथमिकता दी गई थी। इसके जीवन काल के दौरान शिवाजी ने लगभग 250 दुर्गों का निर्माण करवाया था। दुर्ग का संपूर्ण प्रभार किसी एक अधिकारी को नहीं सौंपा गया था। इसके बजाय प्रत्येक किले को एक हवलदार यानी चाबियों का प्रभारी और एक सबनीस यानी उपस्थित नामावली और सरकारी पत्राचारों के लिए, इसके अलावा एक सर्व नौबत यानी चौकी का प्रभारी होते थे। उन्होंने समुद्री दुर्गों किलों का निर्माण भी करवाया था। ये नौसेना को सुरक्षा प्रदान करने के लिए थे। जंजीरा के सिद्दी और पुर्तगालियों पर नियंत्रण रखते थे। ठीक, इसके उन्होंने सुवर्ण दुर्ग का निर्माण करवाया था। 1664 में मालवन में सिंधु दुर्ग का निर्माण करवाया था। लगभग इसी समय उन्होंने विजय दुर्ग नामक किले को भी मजबूत करवाया था। उन्होंने सिद्धियों की शक्ति का मुकाबला करने के लिए राजपुरी के सामने एक छोटे से द्वीप पर पद्म दुर्ग नामक किले का निर्माण करवाया था। अब मुगलों के साथ युद्ध। औरंगजेब ने शाइस्ता खान को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया था और इसे शिवाजी महाराज के प्रभुत्व पर आक्रमण करने का आदेश दिया था। औरंगजेब ने 1663 में शिवाजी महाराज ने लाल महल पर हमला किया और शाइस्ता खान को इस युद्ध में पराजित कर दिया। बाद में 1664 में औरंगजेब ने शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति को कुचलने के लिए आमेर के राजा जय सिंह को भेजा। ठीक, 1665 में जय सिंह और महाराज के बीच पुरंदर की संधि जो होती हैं, जय सिंह
और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में जो है पुरंदर की संधि होती है। 1670 में शिवाजी महाराज ने मुगलों के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई। सिद्दियों के बारे में जाने थे। सिद्दी एबीसियानी लोग थे जो 15वीं शताब्दी में जंजीरा में आकर बस गए थे। उन्होंने अहमदनगर के शासकों से दांडा राजपुरी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। बाद में उस पर वे स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। उनमें से अधिकांश को दिल्ली सल्तनत के दास, अंगरक्षक और सैनिक के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप में लाया गया था। सिद्दियों ने डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, ब्रिटिश, मुगलों और मराठों के साथ कई भीषण समुद्री युद्ध लड़े, लेकिन कभी पराजित नहीं हुए। सिद्दी शासक सुरुल खान 1706 से 1732 के अधीन उनकी शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई थी। ठीक है, अब ऐसे में निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के महान राष्ट्रीय नायकों में से एक हैं। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि अपने लोगों में स्वतंत्रता की भावना पैदा करना था। उन्होंने अपने महान कार्यों और उपलब्धियों से एक राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक जितने पहले थे। इसके अलावा अगली सुर्खी है भौगोलिक संकेतक जीआई टैग, जिसको हम क्या कहते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो हैं ये क्यों सुर्खियों में हैं? हाल ही में उत्तर प्रदेश के 7 नए उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है जीआई टैग मिला है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है क्या क्या में होता है और किस किस को मिला है इसके बारे में समझते हैं। यह एक प्रकार का संकेतक है जिसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं। उत्पाद की विशिष्ट पहचान भौगोलिक उत्पत्ति से जोड़ता है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के सदस्यों के अधिकार क्षेत्र या उनके राज्यों प्रांतों के भीतर किसी स्थानीय इलाके के उत्पादों को जीआई टैग दिया जा सकता है। इससे ट्रिप्स TRIPS बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू समझौते में परिभाषित किया गया है। पंजीकरण के बाद जीआई टैग 10 वर्ष की अवधि के लिए मिलता है। पंजीकरण अवधि को समय समय पर एक बार में आगे 10 वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद दार्जिलिंग चाय था। दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग 2004 में प्राप्त हुआ था। सर्वाधिक संख्या में जीआई टैग प्राप्त करने वाले राज्यों में कर्नाटक, दूसरा फिर तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश और केरल हैं। ठीक है, महत्व की बात करें तो यह टैग जो हैं इसके धारकों को किसी तीसरे पक्ष के गैर मानकीकृत उत्पाद के लिए उक्त संकेतक का इस्तेमाल करने से रोकने में सक्षम बनाता है। हालांकि एक संरक्षित जीआई टैग इसके धारक को किसी अन्य व्यक्ति को उस तकनीक का उपयोग करने और कोई अन्य उत्पाद बनाने से नहीं रोकता जिसका निर्माण उस संकेतक के मानकों में किया गया है। इसके अलावा भारत में कानून विधान देखें तो वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक विनियमन और संरक्षण का नियम 2002 जो हैं बनाया गया है। व्यवस्था तंत्र की बात करें तो भौगोलिक संकेत का रजिस्ट्रार भारत में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी कि DPIT के तहत पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक भौगोलिक संकेतक का रजिस्ट्रार हैं। रजिस्ट्रार भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री यानी GIR जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के कामकाज की निगरानी करता है। GIR यानी कि भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जहाँ चेन्नई में स्थित है, इसका जो क्षेत्राधिकार है वो अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार है। अब हम बात करते हैं उत्पादों के संबंध में जानकारी। उत्पाद कौन कौन से हैं जिनको जीआई टैग मिला है? तो एक तो हैं अमरोहा ढोलक। अमरोहा ढोलक जो हैं ये प्राकृतिक लकड़ी से बना एक वाद्य यंत्र हैं। इसे बनाने के लिए ज़्यादातर आम, कटहल और सागौन की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इन वाद्य यंत्रों को खोखले ब्लॉक्स के चारों ओर बनाने के लिए आम व शीशम की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। इन ब्लॉक्स को दोनों किनारों पर पशुओं की खाल लगाई जाती है। इसमें ज़्यादातर बकरी की खाल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एक है बागपत होम फर्निशिंग उत्पाद। बागपत और मेरठ अपने विशिष्ट हथकरघा, होम फर्निशिंग उत्पादों और पीढ़ियों को सूती की धागे से बनने वाले वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। हथकरघा उत्पादों की बुनाई जो है बुनाई प्रक्रिया में सूती धागों का उपयोग किया जाता है। इन उत्पादों में सूती हथकरघा, चादरें, पर्दे, तकिए आदि शामिल हैं। बागपत होम फर्निशिंग उत्पाद, ये उत्पाद पारंपरिक ज्यामितीय पैटर्न के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा कालपी की हस्तनिर्मित कागज़ कला,
तो कालपी हस्तनिर्मित कागज़ उत्पादन के हेतु प्रसिद्ध हैं। इस कला के अंतर्गत लकड़ी की जगह अलग अलग प्रकार के रद्दी कागज़ का उपयोग करके पर्यावरण के अनुकूल तरीके से कागज़ तैयार किया जाता है। इस कागज़ के उत्पादन हेतु प्रमुख कच्चे माल के रूप में रद्दी कागज़ और होजरी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। जैसे इनकी बुनावट प्राकृतिक पदार्थों जैसे फूलों की पंखुड़ियाँ, घास और रेशम के अपशिष्ट से मिलकर की जाती हैं। इस हस्तशिल्प की शुरुआत एक गांधीवादी नेता मुन्ना लाल खद्दरी द्वारा 1940 के दशक में की गई थी। हालांकि कई स्थानीय लोगों के अनुसार कागज़ बनाने का इतिहास इससे अधिक पुराना है। महोबा का गौरा पत्थर हस्तशिल्प, यह पत्थर पर की जाने वाले शिल्पकारी हैं। यह गौरा पत्थर एक बहुत ही अनोखा मुलायम पत्थर होता है। इसकी वैज्ञानिक नाम जो है पायरोफ्लाइट स्टोन या पायरोफ्लाइट पत्थर है। गौरा पत्थर हस्तकला के इस्तेमाल में होने वाला गौरा पत्थर चमकदार सफ़ेद रंग का पत्थर होता है जो विशेष रूप से इस क्षेत्र में ही पाया जाता है। हस्तकला में इस्तेमाल करने से पहले गौरा पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। फिर इन छोटे छोटे टुकड़ों को अलग अलग सजावटी शिल्प वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। अगली जो है चीज़ है वो है मैनपुरी की तार कशी कला। इस हस्तकला का प्रयोग फर्नीचर और संदूकों के निर्माण में किया जाता है। इस कला में गहरे रंग की शीशम लकड़ी पर पीतल के तारों और पट्टियों और रूपांकनों की बारीक जड़ाई का काम होता है। इनका उपयोग मुख्य रूप से खड़ाऊँ यानी लकड़ी के सैंडल बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आजकल इस कला का उपयोग जो है मेज़, स्टूल, चूड़ी के डिब्बे, नेम प्लेट, इसके अलावा राधा कृष्ण और इसके अलावा अन्य देवी देवताओं और महान हस्तियों का प्रतिमाओं पर भी किया जाता है। इसके अलावा अगली जो चीज़ है वो है संबल के हॉर्न बोवन उत्पाद। इस शिल्प में कच्चे माल के रूप में मृत पशुओं की सींग का इस्तेमाल किया जाता है। इस कारण ये उत्पाद पर्यावरण और पशु कल्याण के लिए अनुकूल हैं। पूरी तरह से हस्तशिल्प निर्मित होते हैं ये। इसके अलावा अगली हैं बाराबंकी के हैंडलूम उत्पाद। इस कला में प्रमुख उत्पादों में स्कार्फ, शॉल, ओढ़नी, स्टॉल कहते हैं इसको हम, स्कार्फ, शॉल और स्टॉल ये हैं। यह हथकरघा उद्योग कलस्टर लखनऊ के नवाबों के काल में होने वाली बुनाई के लिए प्रसिद्ध हैं। अब हम समझते हैं करी ईशदाम। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के करी ईशदाम को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसको प्राप्त हुआ है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के करी ईशदाम का उत्पादन मुख्य रूप से अंकोला के आसपास किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह कारवार में कुछ हद तक उत्तर कन्नड़ में कुमता में भी उगाया जाता है। विशेषताएं: अनूठी सुगंध, अत्यधिक स्वादिष्ट, गूदे की मात्रा अधिक। ईशदाम दो प्रकार के होते हैं। करी ईशद छिलका पतला, अधिक गूदा और मीठा होता है, और दूसरा है बिली ईशद। करी ईशद जो है अधिक छिलका पतला होता है, अधिक गूदा अधिक होता है और मीठा अधिक होता है। इसके अलावा बिली ईशद जो है छिलका मोटा होता है, कम गूदा होता है और कम मिठास इसमें होती है। तो ये ईशदाम है। अब हम सुर्खियों की बात करें तो एक उपनिषद सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति को द 10 प्रिंसिपल उपनिषद यानी 1937 पुस्तक का पहला संस्करण उपहार के रूप में दिया है। इस पुस्तक को संस्कृत से अनुवाद करके लिखा गया है। यह अनुवाद भी श्री पुरोहित स्वामी और आयरिश कवि W.B. यीट्स ने किया था। W.B. यीट्स 1923 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं। उपनिषद को वेदांत के रूप में जाना जाता है। ये मानवता और ब्रह्मांड के बीच सत्ता मीमांसा विषयक यानी कि आउटोलॉजिकल संबंध के बारे में विचार प्रस्तुत करते हैं। इन ग्रंथों को जो है दो व्यापक श्रेणियों श्रुति यानी प्रकट और स्मृति यानी याद किया गया। श्रुति जो है में 4 वेद आते हैं और इसके अलावा ब्राह्मण हैं, अरण्यक हैं, उपनिषद आते हैं। अब देखिए, लगभग 800 से 500 ईसा पूर्व के उपनिषदों में देहांतरण या पुनर्जन्म जैसी अवधारणाओं पर चर्चा की गई है। 10 मुख्य या प्रधान उपनिषद हैं: ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, इसके अलावा तैत्तरीय उपनिषद, इसके अलावा ऐतरेय उपनिषद, इसके अलावा छांदोग्य उपनिषद, इसके अलावा बृहदारण्यक उपनिषद। अगली सुर्खी है रज पर्व। क्या है रज पर्व या रज पर्वा? रज पर्व या मिथुन संक्रांति ओडिशा के में मनाए जाने वाला एक 3 दिवसीय त्यौहार है। ओडिशा में मनाया जाता है रज पर्व को। रज शब्द जो है रजस्वला, जिसका अर्थ है रजस्वला स्त्री से प्रचलन में आया है। मध्यकाल में ये त्यौहार जो है कृषि अवकाश के रूप में मनाया जाता था। भगवान जगन्नाथ की पत्नी भूदेवी की पूजा की जाती है। पुरी स्थित मंदिर में अभी भी भगवान जगन्नाथ के अलावा भूदेवी की एक चांदी की मूर्ति स्थापित है। मध्यकाल में ऐसी होती थी।
यह त्यौहार नारीत्व के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि के दौरान माता भू देवी को मासिक धर्म होता है और ये मानसून के आगमन के समय भविष्य की कृषि गतिविधियों के लिए स्वयं को तैयार करती हैं। दूसरा दिन मिथुन संक्रांति की शुरुआत का प्रतीक है। इस अवधि से वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है। इसे ओडिशा में कृषि वर्ष की शुरुआत माना जाता है। चौथा दिन भूदेवी के स्नान का होता है, जिसे वसुमती गड़ुआ कहते हैं। इन 3 दिनों के दौरान महिलाओं से कोई घरेलू काम नहीं कराया जाता। इस दौरान वे कुछ घरेलू खेल जैसी गतिविधियों में शामिल होते हैं। लड़कियां पारंपरिक साड़ी पहनती हैं और पैरों में जो है आलता लगाती हैं। इस अवसर पर सभी लोग धरती पर नंगे चलने से बचते हैं। अगली सुर्खी है अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला 4 दिवसीय वार्षिक मेला है। यह असम के गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ियों से ऊपर ठीक कामाख्या मंदिर में लगाया जाता है। इसे देवी कामाख्या शक्तिपीठ के मासिक धर्म के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। यह मेला मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उत्सव के बारे में लोकप्रिय भी है। कामाख्या मंदिर 52 शक्तिपीठों या शक्ति अनुयायियों के प्रमुख केंद्रों में से एक हैं। इसे तांत्रिक अनुष्ठानों की प्रमुख पीठों में से एक माना जाता है। अगला जो है सुर्खी है वो है जोहा चावल। वैज्ञानिकों ने जोहा चावल के न्यूट्रास्यूटिकल पौष्टिक औषधीय गुणों की खोज की है। साथ ही लिनोलिक एसिड ओमेगा 6 और लिनोलेनिक ओमेगा 3 नामक एसिड 2 असंतृप्त फैटी एसिड का पता लगाया है। जोहा असम का एक भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त चावल है। जोहा चावल में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले गैर सुगंधित किस्म के चावल की तुलना में ओमेगा 6 ओमेगा 3 से अधिक संतुलित अनुपात पाया जाता है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के बीच में अधिक संतुलित अनुपात जोहा चावल में पाया जाता है। गैर सुगंधित किस्म के चावल की तुलना में इनमें अधिक पाया जाता है। जोहा छोटे दानों वाला शीतकालीन धान है। यह अपनी विशेष सुगंध और स्वाद के लिए जाना जाता है। जोहा की किस्में ज़्यादातर छोटी या मध्यम दाने वाली होती हैं। इनकी उपज क्षमता बहुत अधिक होती हैं। ये रक्त शर्करा को कम करने और मधुमेह को शुरुआत में ही रोकने में प्रभावी है। यह चावल कई एंटीऑक्सीडेंट्स, इसके अलावा फ्लेवोनॉइड्स और इसके अलावा फेनोलिक्स से भी समृद्ध हैं। अब हम बात करते हैं मैनहीर की। तेलंगाना का मृदुमल गांव दक्षिण पूर्व एशिया में मैनहीर के सबसे प्रसिद्ध समूह का केंद्र है। यहाँ के स्थानीय लोग इस स्थल के लिए यूनेस्को दर्जे की मांग कर रहे हैं। मैनहीर महापाषाण काल के बड़े और सीधे खड़े पत्थर हैं। आमतौर पर इन्हें किसी समाधि स्थल के ऊपर या किसी समाधि स्थल के करीब स्मारक के रूप में स्थापित किया गया है। पुरातत्वविदों के अनुसार मैनहीर को इस तरह से स्थापित किया गया है कि वे विषु और संक्रांति जैसे विशिष्ट दिनों को एक सीधी रेखा में छाया बन सके। इस प्रकार मैनहीर की मदद से आरंभिक कृषक समुदाय सूर्य की बदलती स्थिति का पता लगाते थे, स्थिति का चार्ट बना लेते थे। ठीक है, ऐसे अवलोकन से ही उन्हें ऋतुओं को समझने में मदद मिलती होगी। इनका उपयोग घड़ियों और कैलेंडर के रूप में भी किया जाता था। इन्हें मैनहीर की छाया का इस्तेमाल समय की गणना, विशिष्ट दिनों, महीनों, मौसमों की पहचान करने के लिए किया जाता था। मृदुमल स्थित मैनहीर के बारे में जानें तो मृदुमल गांव दक्षिण पूर्व एशिया में मैनहीर के सबसे बड़े समूह का केंद्र है। ये 3500 साल पुराने हैं। स्थानीय लोग इन्हें निलुवु रल्लू कहते हैं, जिनका अर्थ है बड़े खड़े पत्थर। ठीक है, निलुवु रल्लू। यहाँ इनके साथ प्राचीन समुदाय के अंत्येष्टि अधिकारों से संबंधित लगभग 3000 पंक्तिबद्ध पत्थर भी मौजूद हैं। 3000 पंक्तिबद्ध पत्थर हैं। ये पत्थर 20 से 25 फीट के अंतराल में पंक्तियों में स्थापित किए गए हैं। अगली सुर्खी है होमो नलेडी। होमो नलेडी क्या है? नए साक्ष्यों के अनुसार होमो नलेडी समुदाय अपने संबंधियों के शवों को दफनाते होंगे और गुफा के नक्काशीदार अर्थपूर्ण प्रतीकों को अपनाते रहे होंगे। उल्लेखनीय है कि होमो नलेडी एक विलुप्त मानव प्रजाति हैं। उनकी कब्रें किसी भी ज्ञात होमो सेपियंस की कब्र गांव से कम 1 लाख वर्ष पुरानी है। होमो नलेडी की विशेषताएं जानें तो ये शरीर को पूर्णतः सीधे रखकर चलते थे और उनकी हाथ आधुनिक मानव के समान थे। उनके कंधों की बनावट पेड़ों आदि पर चढ़ने के अनुकूल होती थी। उनके दांतों के आकार प्राचीन प्राइमेट्स के दांतों के आकार जैसा था। उनके मस्तिष्क का आकार आधुनिक मानव के मस्तिष्क का केवल 1/4 था। मानव जाति की शुरुआती पूर्वज अर्डीपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस या होमो एर्गस्टर कहते हैं इसको, होमो निएंडरथैलिस, इसके अलावा डेनिसोवंस आदि जो है मानव जाति की शुरुआती पूर्वज हैं। फिर से बता देता हूँ, देखिएगा। अर्डीपिथेकस
ऑस्ट्रेलोपिथेकस, अर्डीपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो एबिलस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथलेंसिस, इसके अलावा निएंडरथलेंसिस के अलावा डेनिसोवंस आदि पूर्वज हैं। अगली सुर्खी है पत्र सूचना कार्यालय PIB, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। हाल ही में पत्र सूचना कार्यालय यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। पत्र सूचना कार्यालय प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यह प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सरकार की नीतियों, कार्यक्रम आदि से जुड़े सूचना उपलब्ध कराने वाले भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। 1919 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के अधीन एक अस्थायी प्रकोष्ठ के रूप में इसे स्थापित किया गया था। 1923 में इस कार्यालय को ब्यूरो ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन के रूप में स्थायी स्वरूप दिया गया था। 1946 में PIB का वर्तमान नाम इसे दिया गया था। 1947 के बाद ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक विभाग बन गया। अध्यक्षता देखें तो इसकी अध्यक्षता प्रधान महानिदेशक मीडिया और संचार द्वारा की जाती हैं और उसकी सहायता के लिए एक महानिदेशक और 8 अतिरिक्त महानिदेशक होते हैं। इसके कार्य देखें तो इसके कार्यों को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: सूचना, शिक्षा और संचार, फीडबैक देना, प्राप्त करना, इसके अलावा प्रत्यायन यानी एक्रेडिटेशन और विशेष सेवाएं। अगली सुर्खी की बात करें तो वह है जतन, JATAN क्या है ध्यान दीजिएगा। वर्चुअल म्यूजियम बिल्डर। जतन वर्चुअल म्यूजियम बिल्डर भारतीय संग्रहालयों के लिए एक डिजिटल संग्रह प्रबंधन प्रणाली है। यह एक क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है। इसमें इमेज क्रॉपिंग, वाटर मार्किंग, यूनिक नंबरिंग, मल्टीमीडिया रिप्रेजेंटेशन के साथ डिजिटल ऑब्जेक्ट्स के प्रबंधन जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। इस सॉफ्टवेयर को ह्यूमन सेंटर डिज़ाइन एंड कंप्यूटिंग ग्रुप ने डिज़ाइन और विकसित किया है। इस संस्था को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी कि CDAC पुणे के अधीन कार्य करती है ये, ठीक है। ह्यूमन सेंटर डिज़ाइन एंड कंप्यूटिंग ग्रुप ने इसे डिज़ाइन किया है और ये संस्था जो है ह्यूमन सेंटर डिज़ाइन एंड कंप्यूटिंग ग्रुप, ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी CDAC के अंतर्गत काम करता है। CDAC क्या है? जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका प्रमुख अनुसंधान और ये विकास संगठन है। ये CDAC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ये सूचना और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संबंधित क्षेत्रों के अनुसंधान और विकास का कार्य करता है। 1988 में जो है CDAC को स्थापित किया गया था। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने कलाकृतियों के बेहतर तरीके से संरक्षण के लिए प्रशासनिक नियंत्रण करने वाले संग्रहालयों में 3D डिजिटलीकरण की योजना बनाई है। यह इसी योजना का उद्देश्य है। यह कार्य जो है 2023 के अंत तक पूरा किया जाना है। संस्कृति मंत्रालय के दायरे में 10 संग्रहालय आते हैं। इसके अलावा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों के निकट देश भर में 44 स्थानों पर साइट संग्रहालय भी मौजूद हैं। भागीदार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के समझौतों पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब अगली सुर्खी की बात करें तो गांधी शांति पुरस्कार 2021 गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जाएगा। 2021 जो है ये वार्षिकी पुरस्कार हैं। ये पुरस्कार जो है 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार राष्ट्रीय, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ या लिंग भेदभावों से परे होकर सभी व्यक्तियों को दिया जा सकेगा। पुरस्कार के तौर पर 1 करोड़ रुपए की राशि, एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और एक उत्कृष्ट पारंपरिक हथकरघा वस्तु दिए जाते हैं। इसके पिछले पुरस्कार विजेताओं में इसरो और रामकृष्ण मिशन जैसे संगठन शामिल हैं। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी सुर्खियों में हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन प्रक्रिया में बदलाव करने पर विचार कर रहे हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार एक साहित्यिक सम्मान है। इसे प्रतिवर्ष किसी भी प्रमुख भारतीय भाषा में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लेखक को प्रदान किया जाता है। संविधान में उल्लिखित 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा को भी पुरस्कार के अंतर्गत मान्यता दी गई है। इस पुरस्कार में ताम्रपत्र युक्त मंजूषा, एक शॉल और 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। साहित्य अकादमी पुरस्कार में राजस्थानी भाषा और अंग्रेजी भाषा भी शामिल हैं। 22 भाषाओं के अलावा ताम्रपत्र युक्त मंजूषा और एक शॉल और 1 लाख रुपए की राशि। साहित्य अकादमी एक स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करती हैं। ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत हैं।
इसके अलावा डायमंड लीग जो है ये क्या है समझते हैं। लंबी कूद के भारतीय एथलीट मुरली श्रीशंकर ने पेरिस डायमंड लीग में तीसरा स्थान हासिल किया है। डायमंड लीग शीर्ष स्तरीय ट्रैक और फील्ड प्रतिस्पर्धाओं की एक वार्षिक श्रृंखला है। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स शासी निकाय वर्ल्ड एथलेटिक्स करता है। ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स इसका करता है डायमंड लीग का जो है आयोजन। इसे वर्ष 2003 में पूर्ववर्ती IAAF गोल्डन लीग और IAAF वर्ल्ड एथलेटिक्स फाइनल इवेंट्स की जगह शुरू किया गया था। तो IAAF गोल्डन लीग और IAAF वर्ल्ड एथलेटिक्स की जगह जो है 2010 में डायमंड लीग को शुरू किया गया। डायमंड लीग एक विशेष सत्र में आमतौर पर प्रतिस्पर्धाओं की संख्या 14 होती हैं। ये प्रतिस्पर्धाएं जो हैं 14 प्रतिस्पर्धाएं जो हैं दुनिया भर के अलग अलग शहरों में आयोजित की जाती हैं। अगली सुर्खी है ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप यानी कि ICC WTC। तो ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप यानी WTC की स्थापना क्या है, देखते सुर्खी में क्यों है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर WTC 2023 का खिताब जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया जो है उसने भारत को हरा दिया, WTC 2023 का खिताब जीत लिया है। WTC में शीर्ष 9 टेस्ट टीमें शामिल होती हैं, जिनमें से सभी ने 3 सीरीज़ घरेलू मैदानों और 3 सीरीज़ विदेशी मैदानों पर यानी कुल 6 सीरीज़ खेली हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC फाइनल शीर्ष 2 टीमों के बीच आयोजित किया जाता है। WTC के पहले संस्करण में प्रत्येक टेस्ट सीरीज़ के पहले समान अंक निर्धारित थे, लेकिन इस बार प्रत्येक मैच के लिए समान अंक दिए गए थे। जीते गए अंकों को प्रतिशत के आधार पर टीमों के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ये व्यवस्था टीमों द्वारा खेले गए मैच के असंतुलन को दूर करने के लिए की गई है। इसके पश्चात नीति शास्त्र टॉपिक बच गया, लेकिन इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।